नमस्ते दोस्तों। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। देखिए, एक ऐसा विशाल साम्राज्य जिसने पूरे 300 सालों तक भारत की सरजमीन पर राज किया हो, उसका अंत इतना बेबस, इतना दर्दनाक और इतना अंधकारमय होगा, ये शायद ही किसी ने सोचा हो। आज हम बात कर रहे हैं आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की। लाल किले की शानदार चमक दमक से लेकर रंगून की एक सीलन भरी अंधेरी कोठरी तक का ये सफर ना सिर्फ इतिहास का एक बड़ा पन्ना है, बल्कि एक इंसान के टूटते हुए स्वाभिमान की बेहद गहरी कहानी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के दिल में उतरने के लिए सबसे पहले इस कोट को देखिए। मैं हूं बहादुर शाह जफर, वो बदनसीब शायर बादशाह जिसे अपने ही महल में कैदी बना दिया गया। ये शब्द सीधे इतिहास के उन पन्नों से आते हैं जो इस पूरी ट्रेजेडी को एक ही झटके में समझा देते हैं। जरा सोचिए उस पीड़ा के बारे में जहां एक शासक अपनी आंखों के सामने अपने बेटों का कत्ल होते देखता है, अपना तख्त छीनते हुए देखता है। एक ऐसा बादशाह जिसकी आखिरी पहचान सिर्फ एक गुमनाम कब्र बनकर रह गई। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस कंट्रास्ट पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ है लगभग 3 सदियों तक चलने वाला इतना पावरफुल मुगल साम्राज्य, और दूसरी तरफ एक ऐसी बेबसी जिसका किसी ने सपने में भी अनुमान नहीं लगाया होगा। इतना मजबूत वंश ऐसे ताश के पत्तों की जरा ढह जाएगा, इसकी कल्पना करना भी उस दौर में इम्पॉसिबल सा था। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े तख्त धूल में मिल जाते हैं, और ये हैरान करने वाला विरोधाभास इसी कड़वे सच को हमारे सामने रखता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। 1857, एक अप्रत्याशित नेतृत्व। अब ये सब 1857 से कैसे जुड़ता है? ये वो साल था जब पूरे भारत की हवाओं में बगावत की आग सुलग रही थी। मेरठ से निकले बागी सैनिक दिल्ली पहुंच चुके थे और पूरे देश को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने के लिए एक लीडर की सख्त जरूरत थी। उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसके पीछे पूरा मुल्क चल सके। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं? नेता के तौर पर जिसे चुना गया, उनकी उम्र 82 साल थी। 82 ईयर्स, मतलब इस उम्र में बहादुर शाह जफर कोई जंग लड़ने वाले योद्धा या सेनापति नहीं थे। वो तो एक मशहूर शायर थे जो बस अपनी गजलों और कविताओं की दुनिया में खोए रहते थे। बगावत जब उनके दरवाजे पर आई तो उनके हाथ में तलवार नहीं, कलम थी। पर यहां एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। अपनी इस ढलती उम्र और शायराना मिजाज के बावजूद जब देश की आज़ादी का सवाल उठाना, तो उन्होंने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पूरी बहादुरी से देश के लिए तलवार उठाई और खुद को घोषित कर दिया शहंशाह हिंदुस्तान। ये एक ऐसा फैसला था जिसने रातों रात एक बूढ़े शायर को इस पूरी क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। लेकिन ये बहादुरी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। हमारा अगला हिस्सा है पतन और दर्दनाक गिरफ्तारी। ये लड़ाई जितनी वीरता से लड़ी गई, इसका अंजाम उतना ही खौफनाक रहा। अंग्रेजों ने पूरी ताकत और भयानक गुस्से के साथ दिल्ली पर वापस कब्जा कर लिया, और यहां से शुरू होता है घटनाओं का वो सिलसिला जिसे पढ़कर आज भी रूह कांप उठती है। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1857 की क्रांति का चरम, फिर हुमायूं के मकबरे से उनकी गिरफ्तारी, उसके तुरंत बाद बर्मा के रंगून का निर्वासन, और आखिरकार 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु। चंद ही सालों में एक बादशाह की पूरी दुनिया कैसे तबाह हो गई, ये कालचक्र उसी का एक सबूत है। अगर हम इन स्टेप्स को थोड़ा और करीब से समझें, तो जब दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो जान बचाने के लिए जफर ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली। उन्हें लगा कि शायद ये जगह महफूज होगी, लेकिन गद्दारी ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अपनों की ही विश्वासघात के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर शुरू हुआ उनके वारिसों के खात्मे का खौफनाक खेल। गिरफ्तारी के बाद जो मंजर था वो सच में सिहरन पैदा करने वाला है। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक उनके बेटों और पोतों को बिल्कुल उनकी आंखों के सामने गोलियों से भून दिया गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि उनके कटे हुए सिर एक थाल में सजाकर इस बूढ़े बादशाह के सामने पेश किए गए। जरा सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। ये कोई आम सजा नहीं थी, ये मानसिक रूप से उन्हें पूरी तरह कुचल देने की एक बेहद क्रूर साजिश थी। यहां से कहानी एक नए और भी दर्दनाक मोड़ पर जाती है। रंगून का काला अध्याय। अपना परिवार, अपनी सत्ता और अपनी शान और शौकत खोने के बाद जफर को एक ऐसे एकांत में धकेल दिया गया जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। एकदम अकेला। अब यहां जो सबसे अहम मुद्दा है उसे समझिए। उन पर देशद्रोह यानी ट्रीजन का मुकदमा चला। इस कड़वाहट भरी विडंबना को देखिए। जिस इंसान के पुरखों ने इस देश पर राज किया, जो खुद यहां का बादशाह था, उसे उसी की मिट्टी पर गद्दार कहा जा रहा था। अंग्रेजों ने शहंशाह-ए-हिंदुस्तान पर उसी के घर में देशद्रोह का ठप्पा लगा दिया। इस स्लाइड पर दिख रही तुलना को देखिए।
कहाँ वो आलीशान मयूर सिंहासन जिसके चर्चे पूरी दुनिया में थे, और कहाँ बर्मा के रंगून की एक सीलन भरी छोटी सी अंधेरी कोठरी। वजीर छीन लिए गए, फौज खत्म कर दी गई और खुद उन्हें देश से निकाल दिया गया। उस कैदखाने में अगर उनके पास कुछ बचा था ना, तो वो थी सिर्फ उनकी शायरी और उनकी कभी ना खत्म होने वाली बेबसी। और अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, अंतिम सांस और मुगल वंश का अंत। निर्वासन का वो लंबा और अकेला वक्त आखिरकार अपने अंत तक पहुंचा। 7 नवंबर 1862 का वो दिन आया जब रंगून की उस अंधेरी कोठरी में इस शायर बादशाह ने अपनी आखिरी सांस ली। मरते वक्त उनके दिल में जो गहरा दुख था, उसे उन्होंने अपनी शायरी में कुछ यूं उतारा। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। मतलब जिस मातृभूमि से उन्होंने इतना बेइंतहा प्यार किया, वहां दफन होने के लिए उन्हें सिर्फ 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। ये शब्द एक शासक के टूटे हुए दिल और अपनी मिट्टी के लिए उनकी तड़प का सबसे बड़ा सबूत हैं। और इसी के साथ उनकी मृत्यु पर भारत में 300 साल पुराने मुगल वंश का ऑफिशियली अंत हो गया। उन्हें वहीं एक गुमनाम कब्र में दफन कर दिया गया। और आपको क्या लगता है, ये कोई इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं। ये अंग्रेजों की एक सोची समझी रणनीति थी ताकि उनका नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाए और भविष्य में कोई उनकी याद में कोई स्मारक या मकबरा ना बना सके। उन्हें इतिहास के पन्नों से पूरी तरह इरेज करने की कोशिश की गई थी। तो इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब सारी सत्ता, दौलत और वैभव वक्त के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं, तो क्या एक सच्ची बादशाहत सिर्फ इस बात में है कि आखिरी सांस तक अपने स्वाभिमान और अपनी मिट्टी के लिए खड़े रहा जाए? सत्ता तो खत्म हो सकती है, लेकिन क्या वो गौरव, वो जज्बा कभी मरता है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। इस गहरे और मार्मिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और शानदार एक्सप्लेनर के लिए हमारे साथ बने रहिए।